नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अतुल जोशी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के पार्ट हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है। अर्थात अभी जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है उसे संशोधन विधेयक 2026 के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित बढ़ाकर कितनी संख्या की जाएगी, इसका एक प्रस्ताव है। हमारे पास ऑप्शन है 34 न्यायाधीश, 35 न्यायाधीश, 36 न्यायाधीश और 38 न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वो है 38 न्यायाधीश, 38 न्यायाधीश इसका आंसर है। 3 अगस्त 2026 को, देखिए 3 अगस्त 2026 को लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को क्या कर दिया है, पारित कर दिया है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या जो है वो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। अब वर्तमान में कितनी है, 34, उससे बढ़कर कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 124, संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व संरचना का प्रावधान करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124, जो किसकी व्याख्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना का प्रावधान करता है और संसद को विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 मई 2026 में प्रख्यापित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में 92,101 मामले लंबित थे, जिससे न्यायिक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी अपीलों की सुनवाई करता है, आपराधिक अपीलों की सुनवाई करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिकाओं, जिनको हम सामान्य रूप से एसएलपी कहते हैं, उनकी सुनवाई करता है। तो जो एसएलपी है उनकी सुनवाई किसके अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन की अगर बात करें तो 28 जनवरी 1950 को संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 33 कर दी गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 30 से बढ़ाकर 33 संख्या की गई थी, उसमें क्या करा गया था, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। और अभी वाला जो संशोधन अधिनियम है, संशोधन विधेयक 2026, उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 38 कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत न्यायाधीश संख्या में सम्मिलित किया जाता है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या में इसमें सम्मिलित करते हैं। आंध्र प्रदेश ने अगस्त 2026 में किस देश के साथ 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। 2 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने अमरावती में स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 4 समझौता ज्ञापन जो है वो किस फील्ड से संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित है। ऊर्जा संक्रमण उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति व न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय सिडनी के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति में
सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। सौर विनिर्माण पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर प्रकाश विद्युत विनिर्माण, सौर पैनलों का पुनर्चक्रण, परिपत्र अर्थव्यवस्था संबंधी पद्धतियां व उद्योगोन्मुख अनुसंधान, विशिष्ट प्रशिक्षण को बढ़ावा देना भी इसमें सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा संबंधी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आत्म विभोग व तंत्रिका विविधता संबंधी अधिगम आवश्यकताओं को बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की जाएगी। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रारंभ की जाने वाली प्रायोगिक योजना के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य मूल्यांकन उपकरण, मानसिक स्वास्थ्य संसाधन व आवासीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास संबंधी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, व्यावसायिक प्रमाणन व अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है? सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है। ये 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक समूह का सदस्य है। समग्र शिक्षा भारत सरकार की विद्यालय शिक्षा के लिए संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी? समग्र शिक्षा भारत सरकार की विद्यालय शिक्षा के लिए संचालित क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को किसके लिए 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक तौर पर गेम्स का झंडा मिला है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद। क्या आंसर है? अहमदाबाद। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है वो कौन सा भारतीय शहर करेगा? अहमदाबाद करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह के दौरान राष्ट्रमंडल खेल ध्वज व मेजबान बैटन प्राप्त करने के साथ अहमदाबाद जो है वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 जो है वो भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की दूसरी मेजबानी होगी। पहली मेजबानी इससे पूर्व 2010 में किसने करी थी? नई दिल्ली ने की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के आयोजन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का एक से अधिक बार आयोजन करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। अर्थात राष्ट्रमंडल खेल जो है उसका जो निर्माण किया गया है राष्ट्रमंडल खेलों का एक से अधिक बार आयोजन, वो कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 बार आयोजन किया है तथा भारत भी दूसरी बार आयोजन करता देश 2030 के आयोजन के साथ बन जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना के 100वें वर्ष का संस्मरणीय संस्करण होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम जो मेजबानी करेंगे वो कौन सा होगा? 100वां वर्ष होगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ग्लासगो में आयोजित आधिकारिक हस्तांतरण समारोह के दौरान राष्ट्रमंडल खेल ध्वज प्राप्त किया था। हस्तांतरण समारोह के अवसर पर भारत ने एकता, खेल भावना, वसुधैव कुटुंबकम विषय पर आधारित 18 मिनट 27 सेकंड का सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी है। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियनशिप जैस्मिन लंबोरिया ने समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों की परेड में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वहन किया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वहन समापन समारोह के दौरान किसने किया? मुक्केबाज चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया ने किया है। समापन परेड में राष्ट्रमंडल के सभी 74 देशों के खिलाड़ियों ने मित्रता, एकता और खेल भावना का उत्सव मनाते हुए सहभागिता की है। तो देखना, ध्यान रखना है हमें कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2030 जो है वो कहाँ आयोजित होंगे? अहमदाबाद में आयोजित होंगे। और भारत जो है दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान बनेगा। हाल ही में मंजूर की गई समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना लागू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो क्या करेगा? समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को लागू कर रहा है। कौन सा मंत्रालय करेगा? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय लागू कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को 2030 से 2031 के लिए 84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ समुद्र मंथन
राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को अनुमोदित किया है। समुद्र मंथन क्या है? एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे भारत के अवसादी बेसिनों में अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण का विस्तार करने के लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इसे संचालित किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य क्या है? भारत के तेल और प्राकृतिक गैस भंडार में 600 मिलियन मीट्रिक टन तेल के समतुल्य वृद्धि करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इस अपतटीय भूकंपीय सर्वेक्षण, 60 मीटर गहरे समुद्री अन्वेषण, कूपों की ड्रिलिंग, कितने 60 गहरे समुद्री अन्वेषण जो है उनके कूपों की क्या की जाएगी? ड्रिलिंग की जाएगी। साझा अपतटीय अवसंरचना केंद्र व तेल गैस विनिर्माण सेवा क्षेत्रों का इसमें को शामिल किया गया है। भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता जो है वो 25-26 में कितनी है? 88.7% है। प्राकृतिक गैस पर आयात निर्भरता कितनी रही? 50% रही है। अपतटीय अन्वेषण पेट्रोलियम के ऊर्ध्वधारा क्षेत्र का एक भाग है तथा इसका संचालन अरब सागर व बंगाल की खाड़ी जैसे समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को कितने वर्षों तक जारी रखने का मंजूरी दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? कौन सी? पीएम किसान योजना को 5 वर्ष जारी रखने की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार 26-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए 3,15,614 करोड़ रुपए वित्तीय परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है। ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शुभारंभ कब किया गया था? 24 फरवरी 2019 को किया गया था। इसमें क्या होता है? पात्र भूमि धारक किसान परिवार को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें प्रत्येक भूमि धारक किसान परिवार को 6,000 रुपए की प्रतिवर्ष सहायता दी जाती है और 2,000 की 3 समान किस्तों में ये राशि प्रदान की जाती है। ये जो राशि है ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। योजना के शुभारंभ से 23 किस्तों के माध्यम से अब तक 4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा चुकी है। जून 2026 में जारी 23वीं किस्त के अंतर्गत 18,984 करोड़ से अधिक की राशि 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को प्रदान की गई। कुल राशि कितनी प्रदान की गई 23वीं किस्त के अंतर्गत? 18,984 करोड़। और कितने किसानों को? 9.49 करोड़ किसानों को। ये योजना पारदर्शी तरीके से लागू है। प्रभावी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की आधार आधारित प्रमाणीकरण और बैंक खाते से संबद्धता की व्यवस्था इसमें अपनाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य कृषि निवेश, उद्देश्य में ध्यान रखना है क्या है? कृषि निवेश, कृषि उत्पादकता व किसानों की आय को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्वेश नेगी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अगला राजदूत नियुक्त किया गया है किसको? विश्वेश नेगी को। किस देश में? ईरान, सऊदी अरब, इराक और ओमान। इसका सही आंसर है विश्वेश नेगी को कहां? ईरान में विश्वेश नेगी को अगला राजदूत भारत का नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के ये कौन से बैच के अधिकारी हैं? 2002 बैच के अधिकारी हैं। 3 अगस्त 2026 को ईरान के इस्लामी गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ईरान में भारत के राजदूत का मुख्यालय किस स्थान पर है? तेहरान में स्थित होता है और भारत का प्रतिनिधित्व द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक दूतावासी विषयों के लिए करता है। इन राजनयिक मिशनों के लिए विदेश मंत्रालय जो है वो भारत की राजनयिक मिशन, विदेश नीति और वाणिज्य दूत सेवाओं के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबार बंदरगाह, अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के लिए सामरिक संपर्क योजना जो है वो है। भारतीय विदेश सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1946 में भारतीय विदेश सेवा की स्थापना हुई थी और ये भारत की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। तेहरान ईरान की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र है। तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र है। वहीं ईरान स्थित भारतीय दूतावास भी क्या है? अवस्थित है। भारत और ईरान के मध्य व्यापार, ऊर्जा, क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग होता है। विश्वेश नेगी की नियुक्ति से पूर्व
रुद्र गौरव श्रेष्ठ मई 2023 में ईरान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। तो उनके स्थान पर अब जो ईरान का राजदूत है वो कौन रहेंगे? विश्वेश नेगी रहेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगस्त 2026 में किस मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? अगस्त 2026 में मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। माई नेटवर्क ऐप, माई कॉल ऐप, टेलीकॉम सेवा ऐप, कॉल इंडिया ऐप। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? माई कॉल ऐप। माई कॉल ऐप जो है उसको का नया वर्जन इसमें लॉन्च किया गया है। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में वॉइस कॉल गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाने के लिए 3 अगस्त 2026 को माईकॉल मोबाइल अनुप्रयोग का प्रयोग किया है। माईकॉल एक उपभोक्ता प्रतिक्रिया अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ताओं को कॉल समाप्त होने के बाद वॉइस कॉल गुणवत्ता को 1 से 5 सितारा मापनी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात माईकॉल क्या है? माईकॉल किस प्रकार का है? माईकॉल जो है एक उपभोक्ता प्रतिक्रिया अनुप्रयोग है। उपभोक्ता प्रतिक्रिया अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ताओं को कॉल समाप्त होने के बाद वॉइस कॉल गुणवत्ता के लिए हम क्या करते हैं? 5 स्टार रेटिंग, इस तरीके से जो स्टार है उसमें उस उपभोक्ता को अपनी रेटिंग देने के लिए सुविधा प्रदान करता है। माईकॉल अनुप्रयोग उपयोगकर्ता कॉल टूटना, प्रतिध्वनि, ध्वनि विलंब, परस्पर संपर्क, आवाज टूटना व एक तरफा ध्वनि जैसे दूरसंचार संबंधी समस्याओं की सूचना प्रदान कर सकता है ट्राई को। संशोधित माईकॉल अनुप्रयोग में बहुभाषी सहायता सुविधा मिलेगी, प्रतिक्रिया इतिहास और नेटवर्क कवरेज परीक्षण जैसी सुविधाएं भी इसमें सम्मिलित की गई है। माईकॉल के माध्यम से एकत्रित प्रतिक्रिया को गुमनाम रूप से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं व भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ साझा किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत का क्या है? वैधानिक दूरसंचार नियामक है जिसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत की गई है। तो जो माईकॉल ऐप है वो क्या करेगा? मूल रूप से बेसिकली कि जो कॉल ड्रॉप होने वाली समस्या है, वॉइस ब्रेक हो जाती है, परस्पर संपर्क में दिक्कत आती है, ध्वनि विलंब होता है, तो ऐसी जो समस्या है वो जब आप कॉल समाप्त करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप कॉल जो आपने अभी यूज की है उसमें आप 1 से लेकर 5 तक कि उसको क्या स्टार दे सकते हैं। और जब हम इसको स्टार देंगे तो बिना आपकी जानकारी को किसी अन्य को प्रदान किए गुमनाम रूप से, अर्थात आपकी जो प्राइवेसी है वो भी बरकरार रहेगी और उस समस्या को कहाँ तक पहुंचाएगा? दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तक पहुंचाएगा, जिससे सेवा गुणवत्ता मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। सेवा गुणवत्ता मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात करें तो वो है अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो है अनिल कुमार लाहोटी। उन्होंने ये कहा है कि माईकॉल प्रतिक्रिया का जो मूलभूत उद्देश्य है वो नेटवर्क संबंधी कमियों की पहचान करना और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने जैसे उद्देश्य को लेकर ये माईकॉल ऐप बनाया गया है। माईकॉल के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का उपयोग हम किस में करेंगे? सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए करेंगे। सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए करेंगे और इसका उपयोग दूरसंचार संचालकों के विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई है उसके लिए नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज रोटर क्लेव थर्ड, एक्सरसाइज रोटर क्लेव थर्ड किस फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है? ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रोटर क्लेव थर्ड किसमें? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और चंदन फील्ड फायरिंग रेंज। इसका सही आंसर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसको आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने 1 और 2 अगस्त 2026 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिसर है उसमें रोटर क्लेव थर्ड का आयोजन किया। रोटर क्लेव थर्ड क्या है? प्रति मानव रहित वायु प्रणाली अभियानों की केंद्रीय घूर्णन पंखीय अभ्यास श्रृंखला का तीसरा संस्करण है। इस अभ्यास में हवाई खतरों के विरुद्ध हेलीकॉप्टर आधारित प्रतिक्रिया क्षमता के परीक्षण हेतु प्रक्षेपास्त्रों व रॉकेटों का वास्तविक प्रक्षेपण किया जाता है। अभ्यास में AH-64 अपाचे, AH-64 अपाचे, MI-25 और 35, हल प्रचंड, चिनूक, MI-17 व ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किन किन हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है। AH-64 अपाचे, MI-25/35, हल प्रचंड,
चिनूक Mi-17 ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने इसमें भाग लिया। प्रति मानव रहित वायु प्रणाली के अंतर्गत ड्रोन अन्य मानव रहित हवाई खतरों का पता लगाना, उनका अनुसरण करना, उनकी पहचान करना और उनको निष्प्रभावी करने का लक्ष्य रखा जाता है। हल प्रचंड जो है, हल प्रचंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। उसका नाम क्या है? हल प्रचंड। किसने विकसित किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। घूर्णन पंखीय वायुयान घूमने वाले पंखों के माध्यम से उत्थापन बल उत्पन्न करते हैं और उनका व्यापक उपयोग जो है वो आक्रमण में, परिवहन में, निगरानी में और उपयोगिता अभियानों में किया जाता है। अगस्त 2026 में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विली वॉल्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अगस्त 2026 में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? विली वॉल्स को। विली वॉल्स ने 3 अगस्त 2026 को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। इंडिगो बेड़े के आकार व दैनिक परिचालन के आधार पर यह भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है, जो 430 से लेकर अधिक विमानों और प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानों का संचालन करती है। इंडिगो अपने विस्तृत मार्ग नेटवर्क के माध्यम से 95 से अधिक घरेलू गंतव्य और 40 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इंडिगो के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विली वॉल्स 31 जुलाई 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक पद पर कार्य कर रहे थे। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का परिचालन बोर्ड है, जो भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी है। इंडिगो का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है वह रणनीतिक प्रबंधन, नेटवर्क विस्तार, परिचालन उत्कृष्टता व ग्राहक अनुभव के लिए उत्तरदायी होता है। तो इंडिगो जो है वो भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है। 430 से अधिक विमानों व प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानों का संचालन करती है। 4-5 अगस्त 2026 को ब्रिक्स की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? 4-5 अगस्त 2026 को ब्रिक्स की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। इसका सही आंसर है हैदराबाद में ये बैठक का आयोजन हो रहा है और मेजबानी कौन कर रहा है? हैदराबाद। भारत 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 4-5 अगस्त 2026 को हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह ब्रिक्स परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक के आयोजन कौन कर रहा है? भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य भ्रष्टाचार की क्या करनी है? रोकथाम करनी है और उनके मुकाबले के लिए सहयोग को अधिक सुदृढ़ करना है। हैदराबाद बैठकों में सीमा पार भ्रष्टाचार, अवैध वित्तीय प्रवाह, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति जैसे सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का उद्घाटन कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने किया। और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों के माध्यम से नैतिक सुशासन विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? 11 सदस्य देश हैं जो, और हैदराबाद बैठक में लगभग 40 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली आभासी बैठक जून 2026 में आयोजित की गई थी। तो आज का जो करंट सेशन में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी हमने यहाँ चर्चा की। साथ ही अभी हम अतुल्यम एकेडमी ऐप पर भी करंट अफेयर्स के जो कंटेंट हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। आप करंट अफेयर्स के साथ साथ भूगोल की तैयारी भी यदि करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।